प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा जो एक बहरान है, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने हैं, और जो अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया है। और इस बयान को लेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इरफान कादिर साहब ने जो कहा कि अदालती इंतशार बढ़ा तो आइंदा 5-6 दिन जो हैं वो बहुत अहम होंगे और मार्शल्ला भी लग सकता है। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया जनाब अखौनज़दा चटान साहब ने, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अखौनज़दा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। मेहरबानी, शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। जी थैंक यू वेरी मच जफीर साहब। भाई साहब, हम गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा अखौनज़दा साहब से करते हैं, फिर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा आपका भी। अखौनज़दा साहब, किस तरह देखते हैं आप ये ज़रा अमल दरामद रोक दिया गया है, और इसके ऊपर अब ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और साथ ही साथ जो इरफान कादिर साहब बात कर रहे हैं कि अगेन मार्शल्ला लगने की बातें वो कह रहे हैं, आपको लगता है कोई इस तरह का माहौल बन सकता है या कोई बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि मुल्क शदीद बहरान में है, और जब मुल्क इस तरह के बहरानों में होते हैं तो सियासतदान बैठ जाते हैं और मुल्क को बहरानों से निकालते हैं, और हमने पहले भी इस मुल्क को बार बार बहरानों से निकाला है। बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, हमारा एक बाजू टूट गया। ऐसे हालात में भी सियासतदानों ने मिल के इस मुल्क को न सिर्फ ये कि बहरानों से निकाल दिया, बल्कि उसको एक ताकत बना दिया। दूसरे बार आपको याद होगा कि सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था। लोग ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद अस्करियत पसंदों के कब्जे में है। सियासतदान आपस में बैठ गई और इस मुल्क को बहरानों से निकाल दिया। तो हम समझते हैं कि इस मुल्क के आप जो हालात है वो इस तरह के हालात है कि न कोई फर्द, न कोई एक पार्टी, न कोई एक इदारा इस मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकते है। सबने मिल बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस मुल्क को हम ये मईशत का जो बहरान है, जो ये दहशतगर्दी के हमारे मसाइल है और हमारे मुल्क के जो मसाइल है, इससे इस मुल्क को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोर कमेटी का मीटिंग हुआ था, मैं खुद इसका हिस्सा था, और ये टास्क हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक जो वजीर आज़म है इसको हवाले कर दिया है, और उन्होंने जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं इनके साथ मुज़ाकरात शुरू की हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि हम सारे मिल बैठ के इस मुल्क को इस बहरानों के निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि हमारा एक सियासतदान जो है इमरान खान साहब, वो इस तरह का बंदा है कि वो कहते हैं कि मैंने सियासतदानों के साथ बैठना नहीं है, मैंने सियासतदानों के साथ हाथ नहीं मिलाना है, मुझे आरवी चीफ बुलाएंगे तो मैं जाके बैठूंगा। और साहब, जिस शख्स की आप का जिक्र कर रहे हैं, कुछ आज ही की डेवलपमेंट्स हैं, हो सकता है आपके पास भी हों, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और स्टैब्लिशमेंट, ये जो ट्राइका है, इन तीनों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त राब्ते हुए हैं इस पूरी डेडलॉक के अंदर। आज की ये डेवलपमेंट्स हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इनपुट दे रही है, इनफैक्ट जो आप बात कर रहे थे, ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें। तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम चीज़ें जो है वो कहीं से आगाज़ तो हो रहा है डायलॉग का। बिल्कुल जी, ये इंतहाई ज़रूरी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इस मुल्क को मसाइल से निकालने का। हमारे पास वही रास्ता है कि हम मिल बैठ के इस मुल्क को बहरानों से निकाल दें। लेकिन इसमें एक अफसोसनाक अमर ये भी है, और ये एक हकीकत है, कि जो इमरान खान साहब है इनका क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो सुबह एक बात करते हैं, वो दोपहर को दूसरी बात करता है, शाम को तीसरी बात करता है। इसमें है अच्छे लोग हैं, और ये हमारा तजर्बा है, हमें पहले भी इनसे मुज़ाकरात किए हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, ये असद उमर साहब, ये स्पीकर साहब जो है, ये सारे हमारे साथ मिल बैठ के बातचीत करते, हम एक नतीजे पे पहुंच जाते। लेकिन जब ये लोग बेनिगाला जाते और वापस आते तो कहते थे कि भाई इमरान खान साहब मानता ही नहीं है। चले अब माहौल बन रहा है, इसका क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। अब माहौल बन रहा है, अल्लाह करे बात पे खड़ा नहीं हो जाता, यू टर्न लेते हैं, बात पे यू टर्न लेते हैं। चले अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाए। बैरिस्टर साहब, किस तरह देखते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी उम्मीद थी, अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत कुछ और हिकमत अमली बना रही थी, फैसला कुछ और आया, जो कि शायद जब बेंच बना था तो अंदाज़ा हो गया था कि क्या चीज़ें होंगी, लेकिन कतई नज़र कि फ़ैसला क्या है, आप किस तरह देखते हैं कि ये मामलात ज़रा सुप्रीम कोर्ट के अपने मामलात हैं, मुदाखलत बाहर से नहीं हो सकती या डिक्टेशन नहीं हो सकती किसी भी इदारे की जब हम बात करते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट भी है, लेकिन बदकिस्मती रही कि पार्लियामेंट के मामलात खुद अदलिया के पास गए, फिर अदलिया ने जो फैसले दिए वो ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को पसंद नहीं आए, कभी किसी को पसंद आए और किसी की ज़ाहिर जिसके खिलाफ थे उसने उसकी मुखालफत की। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफीर साहब, मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो है विद रिगार्ड टू जो डेवलपमेंट आज हुई, जब आज एक 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है जी वो स्टे कर दिया एज सून एज ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये जैसे ही एक्ट बनेगा तो इसके ऊपर एक स्टे दे दिया गया। ये आज की अहम डेवलपमेंट है और मैं बिल्कुल। इसी के तनाजुर में अगर अपना एनालिसिस करूं तो वो इस तरह है कि देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को किसी बिल के ऊपर स्टे देने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पावर्स मौजूद नहीं है। वो स्टे तभी कर सकते हैं जब वो एक्ट बन चुका हो, क्योंकि आइन की जो बात करता है वो कहता है दैट सच अ लॉ वुड बी वॉइड फ्रॉम द वेरी डे, तो वो फ्रॉम द वेरी डे वॉइड हो सकता था। लेकिन मैं जहां पे ये बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं ये भी बताता चलूं कि जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने शॉर्ट ऑर्डर में लिखे, उनसे भी कोई आंखें चुरा नहीं सकता। जी शुरू इस तरह से होता है कि आजम नजीर तारा साहब सीनियर वकील हैं और मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे प्रोफेशन के सीनियर हैं, मगर उन्होंने आज कहा कि मैं माफी मांगता हूं, जो मैंने जूनियर जजेस की एलिवेशन के लिए वोट डाला उस वक्त काश मैं खड़ा हो जाता। लेकिन चंद दिन पहले ही आजम तारड़ साहब जो है वो कह रहे थे कि अगर कोई मुक्का बाद में याद आए तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो ये मुक्का तो उनको बहुत ही देर बाद याद आया। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो माफी उन्होंने मांगनी थी, माफी तो उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के बाद उस इदारे से मांग ली थी। जुडिशरी जो है वो एक ऑर्गन है, अगर एक इंस्टीट्यूशन से डिक्टेशन ले सकते हैं तो एक ऑर्गन को इस तरह मेलाफाइड तरीके से इस पार्लियामेंट ने एक ही दिन के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म करने का फैसला कर लिया और सोचा कि चीफ जस्टिस की पावर क्लिप कर देते हैं, और कल को अगर कोई ऐसा चीफ जस्टिस आ गया जो किसी हुकूमत का फेवरेट हुआ, वो तो सिंपल मेजोरिटी से इस कानून को रिपील कर देंगे, पावर वापस जो है चली जाएगी चीफ जस्टिस के पास। तो ये तमाम चीजें भी हमने देखनी है कि असल में हुकूमत अपने फीट ड्रैग कर रही है ऑन द इशू कि 90 दिन में किसी तरह इंतखाबात जो है वो ना हो, और उस कोशिश में वो पूरे भी हो गए हैं। लेकिन अब जो बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन है, कम अज कम उसके अंदर तो इंतखाबात हो जाए। यार ये जियाउल हक अगर बनना चाहती हैं 13 पार्टियां कि 10-11 साल इलेक्शन के बगैर यही बैठी रहे, तो ये तो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और ये जो बकवास की जाती है कि शायद मार्शल लॉ लग जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये मुल्क चलेगा, और वो लोग जो मार्शल लॉ के ख्वाहिशमंद हैं उनको अपने रवैये पर शर्म आनी चाहिए। भाई साहब, ज़रा आवाज़ें उधर से ही आती हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो है वो असल ये कि इलेक्शन सही मानों में आपको लगता है कि उनके ऊपर अमल होगा। और दूसरा, आप नहीं समझते कि इस सारे ज़रा फंड्स तो नहीं दिए गए। अब असल केस तो ये है, अब ये 8 रुकनी बेंच ने तो चलो फैसला दे दिया, ये तो एक अलग डिबेट थी। अब मामला ये आ गया कि कानून की खिलाफ वर्जी जो कि बाज़ाहिर लग रहा है हुई है। ज़ाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शंस नहीं होते तो आप आइन शिकनी तो हो रही है। तो इसके ऊपर क्या आपको लगता है, वज़ीर आज़म घर जाएंगे? चूँकि ये डिबेट भी हो रही है, ख़ुद मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग और बाकी पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी कह रहे हैं कि शायद बेहतरीन तरीका भी यही है कि चलो कुर्बानी शहादत दे दें और इसका सियासी तौर पर फ़ायदा उठाएँ। देखिए, इस दफ़ा ये जो मुकाबला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ही जीतेगी। उसकी वजह यह है कि पहली दफा तारीख में सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिक्टेटोरियल पावर्स के खिलाफ आके डट के खड़ी हुई भी है, और कोई तरीका नहीं है कि इलेक्शन को जीता जाए। तो ये जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं ये सुनहरी अल्फाज में तारीख में लिखे जाएंगे। हुकूमत जो है वो जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ट्रैम्पल करना चाहती है उसको इजाजत नहीं दी जा सकती, और अगर ये हुकूमत परसिस्ट करेगी अपनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में तो उसको घर जाना होगा। फिर तो और कोई तरीकाकार है नहीं। ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैं अदालत का फैसला नहीं मानूंगा एंड माइट इज राइट। तो माइट इज राइट फिर वो उनको याद आ जाएगी कि जिस वक्त वो हेरोइन के केस में फंसे थे तो लाहौर हाईकोर्ट से बेल लेके आए थे और वो फैसले ही लगा रहे थे टीवी स्क्रीन के ऊपर। अगर उस वक्त माइट इज राइट चलता तो पीटीआई की हुकूमत एक दफा रगड़ देती। तो ये माइट इज राइट वाली बातें इस मुल्क में ना करें, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट वाली बातें करें। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में होने चाहिए, और अब आप देखिए कि नोटिस हुए हैं गवर्नर को और फाइनेंस सेक्रेटरी को फेडरेशन के, उनकी जिम्मेदारी है कि ये पैसे रिलीज हो। मुझे तो ये लगता है जफीर साहब कि ये पैसे रिलीज हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जो दोबारा एक नया स्केड्यूल मॉडिफाई करके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसके मुताबिक पंजाब असेंबली इलेक्शन भी हो जाएगा।
मैं तो इसके ऊपर बड़ा होपफुल हूँ। ठीक है, आप होपफुल हैं। खंजल्ला चटान साहब, आप भी इसी तरह पूरी उम्मीद हैं? खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर अभी 50 साल हुए आइन पाकिस्तान को, और आइन की बालादस्ती और आइन की असल रूह जो है वो बहाल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिले बहाने, डिले टैक्टिक्स नज़र आए हमें इस पूरे अमल में। आप की CEC का इजलास भी हुआ, वहाँ पे क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं और क्या स्टैंडिंग्स हैं आइन को लेकर, और ख़ास तौर पे अगर पंजाब में इलेक्शंस होते हैं जो कि होने चाहिए आइनी तौर पे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है इसके ऊपर? देखिए जी, ये जो लड़ाई है ना, ये आइन की लड़ाई है ना, कानून की लड़ाई है, ये इख्तिदार की लड़ाई है, ये इख्तियारात की लड़ाई है। ठीक। जहां तक आइन का ताल्लुक है तो आइन में बिल्कुल ये लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि इलेक्शन सिर्फ पंजाब का होना चाहिए। ये आइन सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बना है, ये आइन पाकिस्तान के लिए बना है। आप मुझे ये बताएं कि पीके का भी इसम्बली जो है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये सोमोटो जो पंजाब के लिए आया, ये के पीके के लिए क्यों नहीं आया? सही। मैं आपको भाई, आइन में बिल्कुल लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन होगा। ठीक है। मैं बहैसियत एक सियासी वर्कर 3 चीजों की तरफ इशारा करता हूं। अगर ये 3 चीज आपने नहीं की और इसके बगैर खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क में इलेक्शन हो गया, तो ये मुल्क इस तरह के बुहरान में चला जाएगा कि फिर इसका किसी के पास कोई हल नहीं होगा। नंबर एक ये है कि अगर पहले जो एहसासी महरूमी की शिकार सूबे है, जो पंजाब है, जो बलूचिस्तान है, जो पुख्तनख्वा है और बलूचिस्तान है, इसमें ये सन है, इसमें ये एहसासी महरूमी है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। अगर आपने पंजाब का इलेक्शन अभी पहले किया तो आइंदा जितने भी इलेक्शन होगी, इससे पंजाब का इलेक्शन 6 महीने पहले होगा और पंजाब फैसला करेगा कि पाकिस्तान में आइंदा का जो इख्तिदार होगा वो किस पार्टी का होगा, जो पंजाब में जीतेगा इसका होगा। नंबर टू ये है कि हमारे आइन में साफ और शफाफ अल्फाज में लिखा है कि इलेक्शन होगा निगरान हुकूमतों के निगरानी में इलेक्शन होगा। आप मुझे ये बताइए, अगर अब एक सूबे में या दूसरे सूबे में इलेक्शन हो गया, आइंदा अक्टूबर में जो इलेक्शन होगा, तो आप ये 5 साल के लिए मुंतखब असम्बलियों के साथ क्या करेंगे? इसको घर भेजेंगे, इसके ऊपर निगरान हुकूमतें बनाएंगे। और तीसरा जो चीज है वो है सेंसस का। 2017 के सेंसस पे आप 2 सूबों के इलेक्शन करेंगे, 2 सूबों के इलेक्शन आप 2023 के सेंसस पे करेंगे। ठीक है। आप जिन इलेक्शनों के 2023 के सेंसस पे जिन सूबों के इलेक्शन करेंगे, इसके मखसूस नशिस्तें भी बढ़ेंगे, इसके कौमी असम्बली के हल्के भी बढ़ेंगे, इसकी सूबाई हल्के भी बढ़ेंगे। क्या वो ये 2 सूबों के साथ ज्यादती नहीं होगी जिसके आप 2017 के सेंसस पे आप इनके इलेक्शन करते हैं? मैं समझता हूँ कि इसका हल पहले निकालना चाहिए, चाहे वो सियासतदान आपस में मिल बैठ के इसका हल निकाले, या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए फुल बेंच बना के, अपने मर्जी का बेंच नहीं, फुल बेंच बना के और इसके बाद इसका हल निकाले, तो फिर ये ठीक होगा। ये जो कुछ हो रहा है ये ना आइन के लिए हो रहा है ना, ये कौन सा आइन है और कानून है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं आया ये बिल। ये तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात देने, चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेके सुप्रीम कोर्ट देने के लिए आया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात के लिए खुद बेंच बनाता है, न इसमें सीनियर जजों को बैठाते हैं। तो ये किस तरह का कानून है, किस तरह का इंसाफ है, उस पे कैसे अमल होगा? सर आप बातें बहुत अच्छी करते हैं हमेशा, और फैक्ट है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मरदमशुमारी का आपने जिक्र किया, आपने साथ ही बताया कि जो 1 डे पोलिंग है वो क्यों ज़रूरी है, ये भी फैक्ट है। ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एक सूबे में आपकी हुकूमत बनी हुई है, किसी की भी हुकूमत है। अगर रिस्पॉन्ड कर सकूं जफीर साहब प्लीज। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ सर, आ रहा हूँ। और दूसरा खंजल्ला साहब, जो मरदमशुमारी हो रही है, खुद ये एक बड़ा अलग टॉपिक है। कराची में अब तक की जो 95% मरदमशुमारी हुई है उसमें हम 2017 से भी कम हो गए हैं कराची वाले, तो ये मामला ये भी एक कंट्रोवर्शियल हो गया, साफ शफाफ मरदमशुमारी भी नहीं हो पा रही। तीसरी बात यह है कि ये सारा अमल करेगा कौन? जो आप तीनों पॉइंट्स आपने उठाए वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दमल कैसे होगा? मैंने मोहम्मद जफीर साहब, मैंने आपको बता दिया कि या तो सियासतदान आपस में मिल बैठ के करें, बैठ भी नहीं रहे, जस्टिस अपने मर्जी के बेंच नहीं बनाए, फुल कोर्ट बेंच बना के और ये मसाइल सामने रख के इसका कोई हल बिल्कुल रखना चाहिए। ये 2 तरीका है, तीसरा तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हो जाए और इस मसाइल का हल निकल जाए तो जो इलेक्शन वो होगा वो काबिल कबूल भी होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है मोहम्मद जफीर साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि पंजाब का जो निगरान हुकूमत है ये PDM का हुकूमत है।
पुख्तनख्वा का जो हुकूमत है निगरान ये PDM का हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन पे इसका इतराज़ात है। अगर ऐसे हालात में इलेक्शन हो जाते हैं और इमरान खान को बुरी तरीके से शिकस्त हो जाता है, जो कि नजर आ रहा है कि इनको शिकस्त होगा, जिस तरह के कराची में इसके 24 MPs थे, 14 MNAs थे और उनको बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त हुआ, तो क्या ये इस रिजल्ट को तस्लीम करेंगे? जो ज़िमनी इलेक्शन हो गए थे, इसमें एक मुल्तान से हारा, एक कराची से हारा, क्या वो रिजल्ट इमरान खान साहब ने तस्लीम किया था? तो पहले ये मसाइल का हल निकालना चाहिए, फिर इसके बाद इलेक्शन होगा तो वो मुल्क को फायदा होगा, वो सियासी इस्तेहकाम। ठीक है बैरिस्टर साहब, ओवर टू यू सर। जी देखिए, मैं सिर्फ थोड़ा सा शैतान साहब जो है बड़े मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड ये करूंगा कि जितने भी रीजन उन्होंने दिए इलेक्शन डिले करने के, दीज रीजन आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। आप इनको एक सियासतदान की हीले बहाने तो कह सकते हैं, लेकिन इनको आईनी ग्राउंड नहीं कह सकते। और आइन जो है वो सफीर साहब एक देखिए एक टर्म एंड प्रैक्टिस ऑफ आर्ट है। अब चट्टान साहब कह रहे थे फुल बेंच बना दिया जाए, मेरा ख्याल है वो फुल बेंच नहीं, वो फुल कोर्ट कहना चाह रहे थे, क्योंकि फुल बेंच कहते हैं 3 जजेस को। तो जो फैसला दिया है वो तो ऑलरेडी फुल बेंच ने दिया है। तो ये देखिए कि जहां हमारे सियासतदानों को ये इल्म ना हो कि फुल बेंच और फुल कोर्ट में क्या फर्क होता है, तो वो इस तरह की फिर आईनी इंटरप्रिटेशन उनको नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि लतीफ खोसा जो है उनको आपने हटा दिया, क्यों? क्योंकि वो आईनी एक्सपर्ट था, मामलात को समझता था। एतजाज एहसन से आपको बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो आईनी एक्सपर्ट था, बात को समझता था। मुस्तफा नवाज खोकर को उठा के आपने फेंक दिया, क्यों? क्योंकि वो वकील था, चीजों को समझता था। और एक आप लाइन के पीछे चल रहे हैं जो राना सनाउल्लाह वाली लाइन है कि जैसे राना सनाउल्लाह जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्यूरिस्ट है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ग्राउंड नहीं है। जो मेरे मोहतरम दोस्त ने जो है अभी बयान किए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ हीले बहाने कहा जाता है और इलेक्शन से भागना कहा जाता है। इस तरह इलेक्शन से जो है जमहूरी पार्टियों को भागना नहीं चाहिए। आए और इलेक्शन लड़ें और लोगों को फैसला करने दें। पुराने सेंसस के हिसाब से अगर इलेक्शन हो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? जब बाद में अक्टूबर में इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान असेंबलियों के नए सेंसस से हो जाएंगे, आगे जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आप कहते हैं कि 3 महीने का बीच में फर्क आ जाएगा, तो वो तो बहुत इजी है। आप इलेक्शन जीत के आए, अगली दफा तमाम असेंबलियों के इलेक्शन आप साथ करवा दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जनरल इलेक्शन इसमें बैरिस्टर साहब आपका जी बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। और खानज़ादा साहब, बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं, एक तो ये कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें कोई इशू नहीं है। इस पर क्विकली रिस्पॉन्ड कर जाए, हमारे 10 सेकेंड है हमारे पास। खानज़ादा साहब जी, चट्टान साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? बात शायद नहीं आ रही, वक्त भी खत्म हो गया। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स के आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।